हाँ जी बच्चों, कैसे हो ये आप सब बच्चों। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में तीसरा पार्ट लेकर आपके पास आ चुके हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर या हमारे ऐप पर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको फ्री कोर्स मिलता है। और फ्री कोर्स भी इज़ नॉट सिंपल, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम से हमने बना के आपके लिए रखा हुआ है, जो कि आप हमारी ऐप पे जाओगे तो आप कोर्सेज में जाकर इसे प्ले कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि हमें कितने सिस्टम से चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एडुकैप्टन फ्री कोर्स के नाम से आएगा। आप अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड खोलोगे तो देखो सिस्टम से चैप्टर्स अरेंज है, क्लास 1 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके देखो सारी चीज़ें सिस्टम से अरेंज है। वहीं आप वर्बल को ओपन करोगे तो वहाँ पे वोकेबलरी, इडियम्स वगैरह जो भी वैल्यूज आपकी, जो भी नाउन प्रोनाउन, ये सब कुछ आपका सिस्टम से बिल्कुल वहाँ पर लगा हुआ है। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे आपकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात हो, चाहे वर्बल की बात हो, इवन जो अकाउंटेंसी है आपका और बिजनेस स्टडी है, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर एक एक चीज़ वहाँ फ्री कोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आईपी मैट वाले बच्चों के लिए मैं बता दूँ कि भाई जो हमारा टारगेट बैच है वो आज क्लोज हो रहा है। क्रैश कोर्स है सिर्फ आईपी मैट वाले बच्चों के लिए, तो ये आज क्लोज हो रहा है। आईपी मैट कहें तो आपका इंदौर हो, रोहतक हो, जिप मैट हो, इन सब के लिए एक बैच है टारगेट नाम से। आप जाकर हमारी ऐप पर एनरोल कर सकते हो, ठीक है भाई। और ये आज इसकी लास्ट डेट है, तो प्लीज़ इसमें एनरोल करिए। जिस भी बच्चे को लगता है कि भाई ये चीज़ हमारे साथ जुड़ना आपके लिए बिल्कुल बढ़िया बात होगी, बिल्कुल आइए और एनरोल करिए, ठीक है भाई। उसके बाद बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो भाई अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। आप अगर ये वीडियो साथ के साथ देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में भी आंसर देते रहिएगा। एक सेकंड, वॉइस बिल्कुल ओके होनी चाहिए ना भाई, आवाज़ आ रही होगी आप सबको। तो भाई कमेंट में आप आंसर देते रहिएगा अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो भी, ठीक है भाई। अब देखो भाई, एक्स वाई जी 2uv -1 और 6w ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको कंडीशन पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। कैसे सर? देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है ना, ये जीरो होता है। तो एक्स यू और डब्लू, एक्स यू और डब्लू इनकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। अब अगली वैल्यूज बची, जैसे कि ये वाई है, ठीक है, यहाँ लिखा है 2। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो उस हिसाब से जो वाई की वैल्यू है माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं z की बात करूँ तो ये वाला जो z है, क्योंकि ये 1 3 का एलिमेंट होगा तो इसके लिए आप इसका ट्रांसपोज 3 1 को चेक करोगे, विच इज़ -1। और ये नेगेटिव का भी हेरफेर होता है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं v की, तो v 6 के लिए एसोसिएट है भाई, तो 6 की वैल्यू हो गई -6, ठीक है भाई। तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास, y यानी -2 का स्क्वायर, z यानी 1 का स्क्वायर, और अपने पास v है वो -6 का स्क्वायर, पॉजिटिव ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर आ गया बच्चे 41। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 41 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू पूछी है, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड दिस गिवन इनइक्वालिटी। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन में ना अगर आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना बेकार है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जब कभी ऐसे इंटरवल वाले क्वेश्चन आए ना, आप कुछ मत करो, आप इंटरवल की वैल्यूज़ ले लो और उनको इसमें पुट कर लो, और पुट करने के बाद पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। जैसे इसके बीच में मैंने 0.5 कंसिडर कर लिया, यहाँ 2, यहाँ 5, ये -1 से 0 के बीच में 0 पॉइंट नेगेटिव का 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर तो कितनी भी वैल्यू ले लो, -∞ से 0 तक है, तो इसमें माइनस का 1 ले लिया। अब एक एक करके वैल्यू को पुट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी ई बी सी और डी ई ऐसे ऑप्शन है, तो ए मैं पुट करूँगा अगर 0.5, तो 0.5 × 3 1.5 होगा, और 0.5 को अगर मैं इसमें रखता हूँ 6 - 3 × 0.5, दिस विल बिकम 1.5 एंड दिस इज़ 4.5। तो इसका मतलब ए तो रॉन्ग है, क्योंकि 1.5 जो है वो 4.5 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ए वाली वैल्यू रॉन्ग हो गई। अब बी पे चलते हैं, 2 पुट करिए, 3 2 जा 6, और यहाँ भी पुट करिए 3 2 जा 6, 6 - 6 हो गया भाई 0, तो ये तो ट्रू हो गया। बी वाली बात ट्रू है, तो इसका मतलब ए रॉन्ग था, बी ट्रू था। तो पहली बात तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन में बी है ही नहीं, इस ऑप्शन में बी है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। बट आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मैं पूरी वैल्यू करके दिखाऊंगा। अब सी वाली वैल्यू को देखो, 4 5 को रखो इसके अंदर भाई, 5 3 जा 15, और ये वाला आ जाएगा आपका 5 3 जा 15, और 15 में से 6 गए 9। अब यूँ मत सोचना सर नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो 15 बड़ा है तो सी भी करेक्ट है, दिख ही रहा था ऑप्शन में। डी और ई को भी चेक कर ही लो, नेगेटिव का 0.5 पुट करोगे तो भी 1.5 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस से बाहर आके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर ये पॉजिटिव आएगा लाइक आपका
1 ये 3 था और 3 इंटू 0.5 विथ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो डी फिर से गलत हो गया। अब ई को चेक करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, बट कर रहे हैं तो कर ही लेंगे ना। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे लिखा है माइनस का 1, तो अगर आप इसमें -1 रखते हो तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 6 + 3, जो कि 3 कभी 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी गलत। बट आपने देखा होगा इन द स्टार्टिंग मिनट मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने एनसीईआरटी से, मिनिमम एनसीईआरटी कर लेनी है, जो मिनिमम एमसीक्यू उसके अंदर हो वो कर लो, प्लस एग्जाम्पलर कर लो, काफ़ी अच्छी बुक है। और एक मार्केट से अगर लगता है कि कोई बुक की ज़रूरत है तो वो लगा लो। मैं किसी बुक को इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सारी बुक ही लगभग ठीक होती हैं, बट एग्जाम्पलर मस्ट है, उसको ज़रूर करो, काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ये चीज़ ज़रूर करो। और उसके बाद जब आपके पास आखिरी 20 या 22 दिन रह जाएँ या 20 दिन रह जाएँ तो उसके अंदर ना आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना। अब मॉक टेस्ट अगर लगाने की बात है तो मॉक टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं, कहने का मतलब है भाई आप एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, उसमें लेके बैठो, पेपर कोर करके देखो और आप कितने टाइम में कर पा रहे हो, है ना। तो इसी के लिए भाई हमारी जो ऐप है उसके अंदर आप अगर जाओगे तो मॉक टेस्ट का पेड वर्जन भी है, ठीक है भाई। वो बहुत मिनिमम कॉस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मार्केट रेट से बहुत ही मिनिमम होगा। और उसमें एक नहीं कई मॉक होंगे, आपको ना टॉपिक वाइज भी मॉक्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने मैट्रिक्स का मॉक्स देखने तो आप वो भी टेस्ट दे सकते हो, लॉगरिथम देना है उसका भी टेस्ट दे सकते हो, मतलब मिनिमम लेवल पे भी आप टेस्ट दे सकते हो। अब बात आती है कि इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा CUT में जो आपका इंग्लिश आ रही है वर्बल एबिलिटी, और GT जो आ रहा है जनरल टेस्ट, और उसके बाद आपके पास जितने भी डोमेन हैं, अगर आप मैथ्स की वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैथ्स के डोमेन चाहिए, बट उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स, और उसके बाद आप लोगों को अकाउंटेंसी, BST और इकोनॉमिक्स। और इसके साथ साथ अगर आपको आर्ट्स का भी आपका दोस्त है तो उसमें भी आपको यहाँ पर पोल साइंस, जियोग्राफी जो भी बोलते हो आप इसे, और हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन, सबके आपको अच्छे खासे मॉक्स मिल जाते हैं। प्लस इनके साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक भी मिलता है फॉर प्रैक्टिस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाएंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा भाई चीज़ें हैं नहीं, उसमें आप ओपन करके देखोगे तो आपको दिख जाएंगी चीज़ें, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज दिस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0.6 रेज टू द पावर x है और 0.4 रेज टू द पावर 1 - x है। अब x की दो वैल्यूज़ हैं, एक बार 0 एक बार 1, तो चलिए पहले 0 रख देते हैं। तो 0 रखने पर वैल्यू क्या आएगी, 0.6 की पावर 0 और 0.4 की पावर 1, ठीक है। 1 रखने पे क्या वैल्यू आएगी, 0.6 की पावर 1 और 0.4 की पावर 0। तो यहाँ वैल्यू आ गई 0.4 और यहाँ वैल्यू आ गई 0.6। अब इसे आप टेबल में रख सकते हो भाई, टेबल में अगर आप रख दोगे तो x की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई। अब 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0.4, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अब वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा, आ जाओ इधर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं EX फाइंड करूँगा। EX कैसे निकाला जाता है भाई, सिग्मा x और p, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0 × 0.4 प्लस 1 × 0.6, तो सीधा ये तो 0.6 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे जो कि है EX²। तो ये कैसे निकालें, इसमें ना x का स्क्वायर करना होता है और फिर p से मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स 0 का स्क्वायर × 0.4 और 1 का स्क्वायर × 0.6, तो आंसर 0.6 तब भी आएगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ वैल्यू है 0.6 और यहाँ वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 माइनस 0.36। अब इस 6 को आप 60 मान सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, 24। यस और नो, बिल्कुल। तो ऑप्शन में ऐसा कोई है, यस, ऑप्शन नंबर डी 0.240, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला इस प्रकार से एप्लीकेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई। ऐसे क्वेश्चन CUT में बेटे ज़रूर आते हैं, ज़रूर मतलब ज़रूर, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है स्टेटमेंट में, बट आप इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाओगे। अ मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। बिल्कुल, मॉड्यूलस फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे मॉड्यूलस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ये सब अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। सेकंड है, अ मॉड्यूलस फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। नहीं भाई, ये गलत है।
क्योंकि मे और मे नॉट भी नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा अपने डोमेन में। वहीं एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल भाई ये भी होते हैं, हर रैशनल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया पॉलिनोमियल, ट्रिगो, मॉडुलस, ये सब। और अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, बिल्कुल अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। तो इसलिए डी वाली बात करेक्ट है और ई वाली बात गलत। क्यों? ई में लिखा है एफ इज कॉन्टिन्यूस सो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब 3 वैल्यूज करेक्ट है, ए सी डी। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट साथ साथ कर दीजिए। द पॉइंट, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि काम की चीज़ें, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इसके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कभी भी इंटरसेक्शन निकालना हो तो उन दोनों लाइनों को लिख लो पहले तो। लो जी लिख लिया, देखते चलिएगा। इसको लैम्डा लेट कर लो, इसको क्या लिख लो? लैम्डा लिख लिया। ओके, सेकंड लाइन लिखो अब, x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z माइनस 0/1 एंड नथिंग इज हेयर, तो आपने म्यू बना लिया। क्या बना लिया? म्यू। अब देखो भाई, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 3। वहीं x की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस 4, एक सेकेंड, हाँ, और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू आ गई सिर्फ म्यू। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एब्सोल्युटली। तो x की वैल्यू x के बराबर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। z की वैल्यू z के बराबर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल हो गया 5 म्यू प्लस 4 के, वहीं आपका 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल हो गया सिर्फ म्यू के। दो इक्वेशन बन गई, z को z से कंपेयर करने पे और x को x से कंपेयर करने पर। अब देखो भाई, इस म्यू की जगह इसे रखा जा सकता है, बिल्कुल। तो 5 और 4 म्यू प्लस का, एक सेकेंड, 4 लैम्डा प्लस का 3 और प्लस का 4, तो ये वैल्यू आ गई 20 लैम्डा, 5 3 15 प्लस का 9 और 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 20 लैम्डा इधर आके माइनस का हो जाएगा, 19 माइनस का 1, क्योंकि 15 और 4 19 होता है, प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया, तो 18 आ गया भाई। ये आ गया आपका 18 लैम्डा। अब देखो भाई, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। चाहे आप किसी के भी अकॉर्डिंग सॉल्व करो, लैम्डा से करो चाहे म्यू से करो, दोनों केसेस में आपका आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक्स वाई जेड ही था आपका, जो कि है 2 लैम्डा प्लस 1, या आप इससे कर लो, जिस मर्जी से करो सेम आंसर आएगा। 2 लैम्डा प्लस 1 अगर है तो 2 माइनस 1 प्लस 1 होगा, विच इज़ -1। फिर है 3 लैम्डा प्लस 2, विच इज़ 3 इंटू -1 प्लस का 2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस का 1। ठीक है, और फिर z का आंसर है 4 लैम्डा प्लस 3, तो 4 इंटू -1 प्लस का 3, ये भी -1 हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू माइनस का 1 आ गई, तो यही हमारा इंटरसेक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है भाई, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपसे बोला डिस्टेंस बताइए बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर द लाइन मेट द प्लेन। ठीक है, तो जो लाइन है वो प्लेन को मेट कर रही है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। मैंने इसे लैम्डा मान लिया, तो x की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 4 और z की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 5। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये लाइन का पॉइंट है और लाइन जो है वो प्लेन पे मिल रही है, तो x y z तो फिर से सेम ही होते हैं भाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 हो गए बच्चे। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा प्लस 5 और इज इक्वल टू 17 आ गया। अब देखो 2 लैम्डा 1 लैम्डा, तो वैल्यू हो गई 5 लैम्डा। ये आपका 5 है, 5 और 4 9 और 3 12 हो गया, ये 17 हो गया। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि 12 में से यहाँ पर 12 इसमें से क्या कर दो आप, माइनस कर दो। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ध्यान से सुनना, जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है तो एक्स वाई जी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। एक्स की वैल्यू 4, ये 6 और ये 7, ध्यान से देख लो, है ना भाई, वैल्यू आ गई है। अब आपसे पूछा था डिस्टेंस, और किस पॉइंट का, 3 4 5 का जो आपने पॉइंट निकाला है 4 6 7 से। और आपको भी पता है डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया जाता है, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई 1 4 4 अंडर रूट 9 विच इज़ इक्वल टू 3।
ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट कि आपको जो लाइन दी है उसको लैम्डा मानकर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट कर दो उस प्लेन में, क्योंकि वो उसी पॉइंट की जो ये पॉइंट है उसी प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे, फिर आपसे लैम्डा का आंसर आएगा, जस्ट पुट इट, तो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको डिस्टेंस निकालना था वो आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए भाई, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1? नो भाई, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है और उनकी जमा इक्वल टू 1 हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ ये सही है, क्योंकि इंडिविजुअल का जो प्रोडक्ट होता है वो ए इंटरसेक्शन की बी के इक्वल होता है। सेम डी वाली बात भी ठीक है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ना, तो ए डैश और बी डैश दोनों भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सी और डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये बातें याद रखिए, पेपर में डायरेक्ट थ्योरी बेस पे आ जाती हैं। चलिए ये लीजिए, अब बाइस डाइज इज थ्रोन वंस इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ अपियरिंग, ठीक है, और दिस इज द वैल्यू। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई बच्चों के की वैल्यू 0 है। सबसे पहले तो आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब का जो प्लस है वो इक्वल टू 1 होगा एब्सोल्युटली। तो ऐड करो के 2k, बस इतना ही, अभी तो 3k हो गया, प्लस k/2 k/2, तो हाफ के 1k हो गया, फिर माइनस का 1 माइनस 5k हो गया, और प्लस में 8k² हो गया, एंड वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो गई। अब देखते जाओ, 3 + 1 4k, माइनस का 5k, प्लस में 8k², प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, वैल्यू आ गई 0। तो ये हो गया 8k², और 4 में से 5 गया आपका, माइनस का 1। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, k, तो अंदर हो गया 8k माइनस का 1, तो ये वाली जो k की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गई। ठीक है, अब ऐसे तो अगर 0 रखूँगा तो सारे आंसर 0 आ जाएंगे, नहीं, तो हम क्या रखने वाले हैं, k की वैल्यू को, बिल्कुल सही सोचा आपने कि k की वैल्यू को रखा जाएगा 1/8, क्योंकि नेगेटिव जो 1 है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका ये 1/8 बन जाएगा। अब k की वैल्यू 1/8 आ गई। अब आपसे क्या क्या पूछा है, चलिए यहीं सॉल्व करना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है अपने पास। सबसे पहले 3 की बात करते हैं। 3 की वैल्यू क्या है, 2k, तो यानी 2/8, दिस इज़ 1/4। आप ऐसा करो फ्रैक्शन में 2/8 ही रहने दो अभी समझने के लिए। अब x की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी 2 से छोटी और इक्वल भी है, यानी 1 और 2 दोनों बताना है, तो k + k/2 बताना है, विच इज़ 3k/2। अब k की वैल्यू कितनी है, 1/8, तो अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3/16। ठीक है, अब 5 से ऊपर बताना है, यानी 6, विच इज़ ऑलरेडी k/2, तो ये 1/16 हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, k/2 अगर वो पहले से है और ये 1/8 है तो ऑलरेडी हाफ हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 4 पे इक्वल, तो 4 है 8k², 8 इंटू में k², तो 1/8, तो इसका आंसर भी आ गया 1/8। अब आपको बताना है 1 + 5, 1 + 5, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का 4k, ठीक है, और 4 इंटू 1/8 हो गया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, 8 × 8, 8 में से 4 गया 4/8। अब देखो प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं है, वैल्यू बन चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम करके देख रहे हैं तो पूरा करके देखेंगे इसे। ये क्या हो गया, देखो बच्चों, ये 2/8 था, इसको भी 16 बना लो, तो ये 4/16 हो जाएगा। ये 3/16 है, ये 1/16 है, ये 2/16 होगा, और ये वाला भी आपका 8/16 होगा। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है सर 4, 3, 1, 2, और ये वाला आ गया आपका 8। ठीक है भाई, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 8/16, विच इज़ ई। ठीक है, ई किससे बड़ा है? ई बड़ा है सी से। देखो ज़रा, ई से छोटी वैल्यू कौन सी है? 8 से छोटी, 8 से छोटी, ना 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 ना, एक सेकेंड, पहले मैं लिख देता हूँ। ए है 4/16, फिर है 3/16, फिर है 5 से बड़ा यानी 6, विच इज़ 1/16, और फिर है 2/16, और फिर है 8/16। ठीक है, अब ये वैल्यूज है हमारे पास। अब देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है, A B C D E। बड़ी की तरफ अगर हम चलें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू E है। ओके, 8 से छोटा कौन हुआ? 4, तो E A से बड़ा है। ओके, और इसके बाद अगर हम चेक करें, E अगर A से बड़ा है तो आपकी वैल्यू उसके बाद B आएगी। ठीक है, और फिर B के बाद आनी चाहिए D, और फिर आनी चाहिए C, E A B D C, A B D C। इस वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो C वाले ऑप्शन में देखा जाए तो E की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक कर लेते हैं, 1K था और ये माइनस का 4K हो गया। ठीक है,
और 4k की वैल्यू हो गई 1/8 विच इज़ 1/2, तो ये 1/2 ही आएगा। सही है, नो प्रॉब्लम। ये 2/16 भी है, बेस हमने सबका सेम कर ही दिया था, तभी हमने पहले ई को लिखा। तो बच्चों अपना तो ऑप्शन यही करेक्ट है, बट अगर आप इसको करेक्ट कर लेते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से यही बनेगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर हो, क्योंकि सी तो पहले आ ही नहीं रहा। 5 से बड़ी वैल्यू तो 6 है। अच्छा, ओके 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 ओके, माई एरर माई एरर। भाई ध्यान दो, यहाँ पे इक्वल भी तो लगा है। ओके ओके, सी इसीलिए बोल रहा भाई। अब देखो सी की बात कर लो, वैसे तो अगर आप देखोगे आंसर फिर भी बन जाएगा, बट कोई बात नहीं, सी भी कर लो। 1 - 5k + k/2, ठीक है भाई। तो जो आपकी k की वैल्यू है वो है 1/8 और ये है 1/16। एलसीएम लो, 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, ये 10 आएगा और ये 1 आएगा। ये हो गया आपका 7/16। वेरी गुड। तो ई वैल्यू सी से बड़ी है और सी वैल्यू ए से और बी से और फिर डी से। तो यस, ऑप्शन नंबर सी पे ही हम जा रहे थे और अभी भी हम सी पे जाएंगे, बट एक छोटी सी एरर की वजह से दिक्कत हो रही थी। आई होप यू गॉट द आंसर। चलिए ये लीजिए भाई, अभी ना एक पैसेज वाला क्वेश्चन है जो पेपर में आता है और उस पर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ में बार बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। इन अ स्कूल ऑडिटोरियम इट वाज यूज्ड फॉर कल्चरल एक्टिविटी, द शेप ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके, इसका पेरीमीटर पी दे रखा है, तो पेरीमीटर हो गया 2 ब्रैकेट में x + y, बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, ये p हो गया। अब देखो भाई, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो एरिया किसी भी चीज़ का हम कैसे निकालते हैं सर? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो आप यहाँ से ना y की वैल्यू निकालो, क्योंकि आंसर x में दे रखा है। तो y की वैल्यू आएगी 6 - 2x, देखते जाइए, 6p - 2x डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू y। तो यानी y की जगह मैं ये रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये आ गया p - 2x डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा px - 2x² डिवाइडेड बाई 2। तो px - 2x² डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसी चीज़ को ना आगे बढ़ाएगा, देखो सेम क्वेश्चन है बट सिनेरियो चेंज। अब वैल्यू ऑफ x बताओ, ठीक है ना, जिसके लिए वो वैल्यू मैक्सिमम हो, तो लिख लो इसे px - 2x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव कर दो, तो ये p हो गया, ये 4x हो गया, डिवाइड में 2 हो गया। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो p - 4x इक्वल टू 0, 2 0 ही हो जाएगा। तो p इक्वल टू 4x आ गया, विच मीन्स x की वैल्यू हो गई p/4। तो x की वैल्यू आ गई p/4, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब सुनो भाई, अब आपसे पूछा है मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपने अभी नोटिस करा हो तो p इज इक्वल टू 2x + 2y था, जिसमें अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कितनी आई है x की वैल्यू? p/4, और ये है 2y, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का p/2 इधर आके हो गया नेगेटिव का, और इक्वल टू में आ गया 2y। तो p में से अगर p/2 को माइनस करोगे तो p/2 ही आएगा, और इक्वल टू में 2y है। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई से, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। अब नोटिस करो, एरिया में आपसे एरिया पूछा है तो आपसे मैक्सिमम बोला, तो वो क्वेश्चन में मैक्सिमम आएगा ही आएगा, चाहे आप पुट करके देख लो। लेकिन जब आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। एरिया में जो आपका x है वो भी p/4 था, और जो y आया वो भी p/4 है, तो सीधा आंसर आप p²/16 लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रहे, डायरेक्ट तो मैंने p²/16 लिख दिया, अगर आप में से कोई इसे करना चाहता है डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव, है ना, वो प्रोसीजर वो आपकी इच्छा है करो, लेकिन एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर लाने होते हैं, जो मैं आपके लिए ले आया। ठीक है भाई, आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, जितने भी हमने करे अच्छे से, 8 10 10 12 जितने भी क्वेश्चन थे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई जो अपना टारगेट बैच है वो लाइव हो रखा है और आज इसकी लास्ट डेट है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा मॉक टेस्ट का पोर्शन रहने वाला है वो सिर्फ, ये देखो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये मॉक टेस्ट जो है ना हमारा सिर्फ हमारे पास ही है कि इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक मिनिमम कॉस्ट में मिल जाती है। कॉस्ट आप ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वर्थ इट लगे तो प्लीज़ गो अहेड, और आपको तो बिल्कुल ही पता ही है, आप चेक कर सकते हो हमारी फ्री वीडियोस डेमोज जितने भी हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। इवन अगर आप देखोगे ना तो फ्री कोर्स के अंदर ही पूरा कोर्स कवर अप करवा रखा है, बट अगर कुछ पर्टिकुलर अलग अलग फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं तो उसके लिए भाई पेड में ज्वाइन करता है बच्चा। तो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज़ क्लास। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई नोटिफिकेशन कोई अपडेट अगर आप पे रह जाती है तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगी। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।